हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसी वेब रेगुलर कॉलेज या फिर इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और उन्हें वैश्वीकरण पढ़ना है। तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सभी को हेडिंग दिख गई है। आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभावों के बारे में कि भाई वैश्वीकरण का पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बेशक से स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने लॉन्ग आंसर्स को लिखने की सोच रहे हैं। तो भाई आज हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ना केवल वैश्वीकरण के प्रभाव लिखने में, बल्कि अगर वैश्वीकरण के आप आयाम लिख रहे हो या वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आज की नई वीडियो आप सभी को जरूर लाभ देगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे वैश्वीकरण के। तो कई सारे प्रभाव हैं, टोटल हमने 8 प्रभावों के बारे में बात करी है। एक पहला आपके सामने हो चुका है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण के कारण अगर हम देखें सबसे बड़ा अगर प्रभाव पड़ता है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था में कई सारे आधुनिक लक्षण हमें दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। वैश्वीकरण क्या एक आर्थिक प्रक्रिया है और वैश्वीकरण के अंदर हम देख रहे हैं कि व्यापार बढ़ रहा है, वित्तीय लेन देन है वो बढ़ रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिसे एमएनसी या टीएनसी के रूप में हम आगे समझने भी वाले हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण हर एक देश का आर्थिक प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज विश्व में पहले कंपनियों का एक हम देखते थे, लिमिट एरिया देखते थे, क्राइटेरिया देखते थे कि अंधेरा हो गया तो भाई अब काम बंद हो जाता है। परंतु वैश्वीकरण के आने से आज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विकसित हुए हैं जहाँ पर 24 घंटे कार्य होते हैं, जिसमें आप लोग अस्पताल या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट या फिर बड़े बड़े आपके एजुकेशनल फैकल्टीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है जो 24 आवर्स आप सभी के लिए सेवाओं के लिए उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा आप शेयर बाज़ार पे अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर बाज़ार से संबंध रखते हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से पलक झपकते ही इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जो है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। अब जब पहले की तुलना में व्यापार वृद्धि हुआ है तो पहले की तुलना में यह व्यापार ना केवल क्षेत्रीय रूप से बढ़ा है बल्कि अंतर्देशीय भी बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय भी बढ़ा है। और भारत, चीन जैसे देश जो ऐसे हैं विश्व स्तर पर अपने व्यापार की एक प्रमुख भूमिका के रूप में हम सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो आपने देखा जब व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका लाभ क्या मिलेगा, देश को टैक्स भी मिलेगा और टैक्स मिलेगा तो अधिकतर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो अधिक जन कल्याण के लिए कार्य होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को याद रखना है। दूसरा हम पॉइंट याद रखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो भाई वैश्वीकरण की वजह से जो एमएनसी है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, ये जो टीएनसीज है उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। अगर हम बात करें इस समय वर्तमान समय में बहुत सारी 20,000 से भी ज़्यादा ऐसी एमएनसीज हैं जो संसार का लगभग 1/4 यानी 25% जो व्यापार है वो अकेला इन एमएनसीज के थ्रू ही होता है और ये एमएनसी पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल रखती है। साथ ही साथ 70% और 80% जो निवेश है, 70 से 80% जो व्यापार में जो निवेश होता है वो इन कंपनियों के थ्रू ही होता है और ये कंपनियां किसी भी देश की सरकार की और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कंपनियां अपने व्यवसाय को उन क्षेत्रों में विकसित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और ये ज़्यादातर हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये अपने व्यापार को नेटवर्क के थ्रू एक्सप्लेन करती है या फिर बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैगी। जैसे आज हम जानते हैं एमएनसी के बारे में, तो जैसे एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जो कि अमेरिका में व्यापार ना करके दूसरे देश में व्यापार करती है। कैसे, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है वो स्टील बनाती है, तो स्टील वो कच्चा माल किसी देश से खरीदती है, वो खुद कंपनी किसी और देश की है, उसकी फैक्ट्री जो है वो कहीं और लगी हुई है, किसी तीसरे देश में बेचती है और मुनाफा किसी चौथे देश की बैंक में जमा होता है। तो ये हमें दिख रहा है एमएनसी आजकल क्या कर रही है, पूरे विश्व में इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सरकारों के प्रभाव में कमी। तो वैश्वीकरण के आने से आज हम देख रहे हैं विश्व में कई सारी ऐसी सरकारें हैं जो उनके प्रभाव में कमी आ रही है। पहले सरकार स्थानीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से और राष्ट्रीय रूप से वो खुद ही पूरे के पूरे सारे नियंत्रण खुद अपने हाथ में रहती थी, परंतु आज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनसे सरकार समझौते कर लेती है। वो जब चाहे जितने मर्जी लोगों को रोजगार से निकाल देती है और जितने मर्जी नई भर्तियाँ करवा लेती है और अगर सरकार
बार हमारी उसमें प्रेशर दबाने की कोशिश करती है उन पे, तो वो कंपनियां कभी भी देश छोड़ के जाने की बात करती है। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से हमारे देश की सार्वभौमिक शक्ति जो है उसको चुनौती दे रही है और हमारे देश की जो आत्मनिश्चितता है इसको भी कम करने का कार्य कर रही है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि भाई राज्य की केंद्रीय रक्षा की नीति पर प्रभाव। हम देखें तो राज्य आज जो है, पहले राज्य की सुरक्षा नीति जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। पहले हर एक देश से सुरक्षा रहने के लिए हमें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कई बार तकनीकी का अटैक यानी साइबर अटैक जिसके रूप में देख सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, या फिर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के जुड़ जाने से आज बायो वेपन जिस तरीके से कोरोना वायरस है या और बीमारियां हैं वो कैसे तेजी से एक देश से दूसरे देश में फैलती जा रही है। तो सुरक्षा के मामले में हम क्या देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण आज हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और हमें कई बार वैश्वीकरण की वजह से पहले एक ही देश जो थे अपने सारे हथियार बनाता था, लेकिन आज क्या है, आपको अपने हथियार जो है, आपको अच्छी किस्म के हथियार चाहिए जो कि आपके देश में नहीं बनते, तो आपको दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और दूसरे देश से खरीदने की वजह से क्या है, आपका बहुत सारा ढेर सारा जो पैसा है वो बाहर चला जाता है। और कई बार हम युद्ध की परिस्थितियों में हम ये पहचानना भूल जाते हैं कि भैया कि हमारा असली मित्र कौन है और असली शत्रु कौन है, क्योंकि कई बार जब दो देशों के बीच में तनाव उभरता है तो दो देश बेशक से कई सालों से एक साथ रहें, परंतु एक दूसरे की हम क्या देखते हैं कि वो दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के प्रति जो उनका व्यवहार है वो बदल जाता है, वो एक दूसरे के खिलाफ शंकालु हो जाते हैं, कई बार वो एक दूसरे की हेल्प भी नहीं करते, कई बार वो एक दूसरे के लिए समक्ष में सामने नहीं आते। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, तो इसमें अगर हम देखें तो गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिने चुने गैर सरकारी संगठन देखते थे, परंतु आज राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी ऐसे दबाव समूह जो कि NGO के रूप में होती है, इसका प्रॉफिट ये होता है कि ये कभी भी गवर्नमेंट में नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी अपने द्वारा जनता का हित करने की सोचती है। अपने छोटी क्लासेस में क्लास 10th से ही आप ये चीज़ सीखने सकते हो कि दबाव समूह क्या करती है, वो राजनीतिक पार्टियों से अलग होती है। राजनीतिक पार्टी जनता की हेल्प क्यों करती है, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहती है, परंतु दबाव समूह ऐसा नहीं करती। 20वीं शताब्दी में ऐसी बहुत सारे संगठन थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे, परंतु आगे चल के हम बात करें तो वर्तमान समय में ढेर सारे संगठन हो चुके हैं। अगर आपको डाटा देखना है तो देख सकते हो 1999 में क्या है, इतने सरकारी संगठन थे, हम कह सकते हैं गैर सरकारी संगठन, और आज वर्तमान समय में आप हमें 40,000 से भी ज़्यादा सरकारी संगठन देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें बदलाव दिखता है। इसके अलावा कानूनी रूप से हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। कानूनी रूप से क्योंकि पहले हर एक देश अपनी सीमा नीति रखता था, अपनी सीमा अपने देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखता था, लेकिन आज वैश्वीकरण के बढ़ने से लाइसेंस प्रथा खत्म हो गई है, कस्टम ड्यूटीज़ खत्म हो गई है। कस्टम ड्यूटी का मतलब है सीमा शुल्क जो है वो खत्म हो गया है। तो आजकल हर देशों को क्या है कि अपने व्यापारिक नियम जो थे या जो अपने देश के स्वयं के खुद के नियम होते थे उसमें भी हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो हम इस संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि राज्य जो है वो पहले की तुलना में कैसा हो चुका है, पहले से कमज़ोर हो चुका है। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो UNO का जो चार्टर है, मानवाधिकार का जो चार्टर है, उस पर 140 से भी अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं। यानी अगर उनके देश में इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार कानून होता है तो वो डायरेक्टली सरकार का इंटरफेरेंस हमारा होना हो, पर इंटरनेशनली इंटरफेरेंस हो सकता है। राष्ट्रीय संस्कृति पर प्रभाव, तो हमारे देश की मीडिया पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, हम संचार के मामले में पूरी तरीके से अपने देश पे ही आश्रित थे। हमारे देश ही हम पे जो है पोस्ट के थ्रू संचार इधर से उधर जाता था, आकाशवाणी के थ्रू हमें देश के अंदर सूचनाएं मिलती थी, परंतु आज वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे TV चैनल हैं, न्यूज़ चैनल है और इसके अलावा मनोरंजन के साधन है जिस पर सरकार का बहुत ही कम नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। और सरकार के कम नियंत्रण होने की वजह से क्या है कि आज उन पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो हमारी सरकार की जो ताकत है उसको और हमारी संस्कृति जो है वो दूसरे देशों से भी इसी वजह से प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीफोन लाइन है, इसका अत्यधिक विस्तार हो रहा है। सैटेलाइट के संपर्क के थ्रू में आज हम एक दूसरे से आ रहे हैं। एक देश की संस्कृति जो है वो TV, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट इसके माध्यम से दूसरे देशों पे जा रहे हैं और इससे सांझी संस्कृति हो रही है। हम ये कह सकते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि आज किस देश की संस्कृति क्या है, आज किस देश की क्या पहचान है, उसको पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो वैश्वीकरण के कई पर्यावरण पे भी प्रभाव है। वैश्वीकरण के जैसे 3 तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो हमारे जो विश्व का तापमान है वो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है
विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ऐसी समस्या हो रही है। जैव विविधता में देखिए कई सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर है, और हम देख रहे हैं हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी नई नई बढ़ रही है, और साथ साथ दवाइयों की भी हमें कमी हो रही है, क्योंकि जैव विविधता में कमी होने के कारण सीमा पार प्रदूषण बढ़ रहा है, तेजाबी वर्षा यानी एसिड रेन, नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है, और साथ साथ जो विश्व का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से आपने आज की इस नई वीडियो में ये जाना कि क्या क्या आप लोगों के लिए वैश्वीकरण के प्रभाव हैं, और इसके बहुत सारे पॉइंट आप सामाजिक सांस्कृतिक पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। तो भाई ये है आप सभी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि अगली वीडियो जब भी आपको मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।